राधे राधे सभी को। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और इस समय घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा ये वीडियो रहने वाला है, वो रहने वाला है 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चंस। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसके जो ऑप्शंस हैं, उसको किस तरह एलिमिनेट करना है, किस तरह मतलब कौन-कौन सी ट्रिक्स काम आती हैं, किस तरह से आपको स्मार्टली एलिमिनेशन करना है या फिर क्वेश्चन में ही आंसर ढूँढना है, वो सब तरीके जो भी हम जिस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ क्वेश्चंस को, वो सब मैं आपको इस सेशन के दौरान बताऊँगा। तो बिना देरी करे हम ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा जो थीम श्लोक है जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का, उसको एक बार देख लेते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक मैं इसलिए ये थीम लगा रखा हूँ ताकि क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में इस श्लोक ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है जब मैं लो फील करता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस श्लोक को देखें, शायद आपकी लाइफ भी थोड़े से चेंज हो जाए उसमें और आप भी मोटिवेटेड फील करें, है ना? इसलिए ये श्लोक है। तो इसी श्लोक के साथ हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है ये। टेक्सस वेलिचियाना जूच एक हिमालय यू एक मेडिसिनल प्लांट है। आपको बताना है ये किस एरिया में पाया जाता है। अब देखो, ऑप्शन में क्वेश्चन में ही इन्होंने हिंट दे दी है, हिमालयन यू मतलब क्या है? हिमालय में, हिमालय से रिलेटेड होगा, है ना? कुछ तो रिलेटेड होगा। तो आप देखो, क्या गोवा में हिमालय पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। झारखंड में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। क्या बिहार में है? नहीं। तो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, क्योंकि ये उस जगह पे भी पाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा हिमालय का डिवीज़न देख लेते हैं। ये इस प्रकार कुछ हिमालय हैं। काराकोरम, लद्दाख, ज़स्कार और कैलाश, ये जो हैं ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ से ये जो जा रही है ना, ये जो माउंटेन है इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। ठीक है। उसके नीचे जो रेड में जा रही है इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय। ठीक है। और जो सबसे बॉटम में है ये है शिवालिक्स। ठीक है। याद रखना है कि ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है। और मिडिल हिमालय को ही हम हिमाचल बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ ये ध्यान रखना है क्या कि ये जो हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं नामचा बरवा के नाम से। नामचा बरवा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालय का, ये आपको याद रखना है। साथ साथ शिवालिक और मिडिल हिमालयस के बीच में कौन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जिनको हम दून्स बोलते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा दून कौन सा है? वो है देहरादून। ये चीज़ याद रखनी है। साथ में जैसे जैसे हम ईस्ट में आते हैं, हिमालय जो है वो रेंज जो है वो रिप्लेस हो जाती है, वहाँ हमको मिलते हैं द्वार्स। ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि ईस्टर्न हिमालयस रिप्लेस होते हैं किससे? तो वो द्वार से रिप्लेस होते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये जो पंजाब हिमालयस वगैरह लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये जो पंजाब हिमालय है, ये कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये हमारे रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालय हैं। ठीक है। तो रीजनल डिविजन्स के बेसिस पे हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। कहने का मतलब जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच के हिमालय हैं उनको पंजाब हिमालय बोलते हैं। आप आईपीएस से याद कर सकते हैं। ठीक है। जो सतलज और काली के बीच में है उनको कुमाऊं से याद कर सकते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। उनको आप ऐसे याद सकते हैं, सिंगर के एस के। ठीक है। और जो
काली और तीस्ता के बीच में है उनको नेपाल हिमालय बोलते हैं, और फिर तीस्ता से बियॉन्ड जो है वो आसाम हिमालय है, ईस्ट साइड में। कल हमने देखा था कि इंडिया चाइना बॉर्डर जो है हिमालयस में वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, देखा था। वैसे ही हिमालय जो है रीजनल डिविजन्स के बेसिस पे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, रिवर के बेसिस पे, ठीक है। और नॉर्मली जो है वो हिमालय जो है वो 4 बेसिस पे है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्ट बताना है। क्या न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो आपको पता है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कहाँ मिलता है? ये मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। आपने जब मैंने सेल दिखाया था तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे पोर्स टाइप के निकले हुए थे, जिससे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ दिखता है। तो यही राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा रिलेटेड होता है फैट एंड लिपिड सिंथेसाइसिस में, फैट एंड लिपिड सिंथेसाइज करने में ये इन्वॉल्व होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और साथ में ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, टॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो फैट्स और लिपिड्स में न्यूक्लियस आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, बिल्कुल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी होती है उसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। आपको ये भी बताया देखा था हमने कि ये सॉसेज जो है वो उस शेप का होता है, ठीक है। साथ में ये जो प्लांट सेल डेथ जो होती है जिसको अपोप्टोसिस बोलते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होता है ना। और हमने देखा था कि इसके 2 लेयर होती हैं, ठीक है। जो आउटर वाली होती है वो तो पोरस होती है, और जो इनर वाली है उसमें ही एटीपी जनरेशन होती है। ये चीज़ भी हमने देख चुकी है, ठीक है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है ना। ये चीज़ हमने देख ली। और हमने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि किसको किसने डिस्कवर किया था। मैंने बताया था थोड़ा ढूंढ लेना, सर्च करना। तो इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? वो है ट्रांसक्रिप्ट करना, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। ये इसका आरएनए, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और हम न्यूक्लियस के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन नाम का प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए में हम देखते हैं कि एक इसका मॉलिक्यूल, वो किसने डिस्कवर किया था? और सॉरी, और जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये आपको 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जाती हैं एसएससी द्वारा, ठीक है। तो डबल है जो मॉलिक्यूल है वो डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशन ने। वहीं डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। कब? 1953 में। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो वो किसने की थी? क्रोमोसोम, ठीक है। ये की थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने। कब? 1882 में। लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में देखा था, और मैंने बताया था सेल की पहले डिस्कवरी किस में हुई थी? वो हुई थी कॉर्क में, डेड सेल की। लेकिन अब मैंने बोला कि आप सर्च करना किसने करी थी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
सेल की जो डिस्कवरी है वो पहले हुई थी, डेड सेल की हुई थी पहले, किस में हुई थी? कॉर्क में हुई थी, ठीक है। और वो करी थी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी न्यूक्लियस की, रॉबर्ट हुक ने करी थी सेल की 1665 में। वहीं लिविंग सेल की किसने करी थी? लिविंग सेल की करी थी पॉन्ड वाटर में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने कब? 1674 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ सेल से रिलेटेड आपको थ्योरीज याद रखनी है कि थ्योरी इसकी किसने दी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है थ्योरीज। तो 1838 में दो साइंटिस्ट हुए, शेल्डर और श्वान, उन्होंने पहले थ्योरी दी, और फिर जो फेमस हुई वो थी वर्चॉफ की थ्योरी 1855 में। और इस थ्योरी का नाम था, नाम पूछता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसकी थी। तो ये वर्चॉफ की थी जिन्होंने 1855 में ये थ्योरी दी थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया? फॉर्मल बिगनिंग, ठीक है। तो कौन सी पहली बड़ी बैटल थी वो आपने मुझे बतानी है। क्या वो कार्नेटिक वॉर्स थी, या बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉर्स, या बैटल ऑफ बक्सर? तो आपको पता है कार्नेटिक वॉर्स जो है वो फ्रेंच के खिलाफ लड़ी गई थी, वर्सेस फ्रेंच, और 3 हुई। कितनी हुई? 3, ठीक है। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली, तीनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। और तीनों में जीत हुई ब्रिटिश की, और ब्रिटिश ने अच्छे तरीके से पेला इनको, फ्रेंच वालों को। पहली थी 1744 से 48 के बीच में, और ये ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपल से, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ठीक है। सेकंड हुई 749 से 54, और ख़त्म हुई है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। जो लास्ट वाली है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादातर आती है। तो वो 1756 से 63 में हुई, और ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस से, ये आप याद रखेंगे। और इसी थर्ड बैटल का पार्ट थी हमारी बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश, ये पार्ट थी क्योंकि ये हुई थी 1760 में। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये। अब बची बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको पता है पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का हुआ, इसका हुआ 757, और यही हमारी ऑफिशियल बिगनिंग थी ब्रिटिश राज इन इंडिया की। और इसके बाद 1764 में तो ब्रिटिश ने सब ख़त्म ही कर दिया, कंप्लीट ही बता दिया कि अब यहाँ से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो स्टार्ट हो गया था, बेसिकली ये। तो मैं आपको आज जो है ये बैटल ऑफ प्लासी वाली पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप जो है आपको मतलब कि कहानी के थ्रू ये याद हो जाए कि किस तरह से ये बैटल हुई थी और किसका क्या रोल था, ठीक है। तो आपको पता है बंगाल जो प्रोविंस था, आपको पता है कि औरंगज़ेब जो है उसने 17 साल जो है डेक्कन में टाइम वेस्ट किया, डेक्कन को जीतने के चक्कर में कि पूरे इंडिया पर राज कर ले। तो उससे क्या हुआ, जो उसका नॉर्थ मतलब जो जो उसका मेन सेंटर था, जो ये वाला सेंटर था, ये कमज़ोर हो गया, है ना। तो क्योंकि औरंगज़ेब का पूरा दिमाग तो यहाँ था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे 3 प्रोविंस जो हैं वो मतलब अलग हो गए और उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर दी। वो कौन से थे? बंगाल था, अवध था और हैदराबाद था, ठीक है। तो बंगाल का एक रूलर हुआ अलीवर्दी खान। अच्छा, बंगाल का पहला नवाब कौन था वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो बंगाल का एक नवाब था अलीवर्दी खान। इसका एक पोता था, या फिर मतलब इसकी बेटी का बच्चा था, मतलब तो पोते कह लो, उसको ग्रैंडसन कह लो, सिराजुद्दौला, ठीक है। अब कहानी जो शुरू होती है, मतलब क्लाइमेक्स कहानी का सिराजुद्दौला पे है, लेकिन कहानी शुरू होती है फारूक सियार से।
तो क्या हुआ, फारूक शाह सियार आपको पता है वन ऑफ द मुगल एम्परर था, ठीक है। और फारूक शियार एक बार हो गया बीमार, ठीक है। और उसकी बीमारी का इलाज किया ब्रिटिशर्स ने, तो भाई एकदम खुश हो गया और खुशी से उसने कर दिया गोल्डन फरमान जारी, ठीक है। गोल्डन फरमान के अंदर उसने बोला ब्रिटिशर्स से कि जाओ तुम आज से टैक्स फ्री ट्रेड करोगे, ठीक है। बस तुम्हें 3000 कॉइन देने हैं हर साल और तुम टैक्स फ्री ट्रेड करो, तुम्हें इंडिया में पूरा कोई नहीं रोकेगा, ये उसने बोल दिया, ठीक है। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा, जब सिराजुद्दौला नवाब बना, तो उसने बोला भैया मैं तो नहीं मान रहा इस चीज़ को, ठीक है। और आपको अगर मेरे किंगडम में क्या बोलते हैं ट्रेड करना है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात फ्रेंच ने तो मान ली लेकिन ब्रिटिश ने नहीं मानी, ठीक है। इसकी बात फ्रेंच ने मान ली लेकिन ब्रिटिश ने नहीं मानी। अब इसका ये इसका मतलब इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये देख रहा था कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रेड तो कर रहे हैं, साथ साथ फोर्ट भी बनाए पड़े हैं, यहाँ किला खोल दिया, यहाँ किला ये कर दिया मतलब तो इसलिए उसने बोला कि भाई अब तुम टैक्स तो दो, ठीक है। तो जब मना किया तो ये पहुंच गया अपनी आर्मी को लेके फोर्ट विलियम्स में और वहाँ पे इसने करी तोड़ा फोड़ी, ठीक है। और एक ट्रेजिडी हुई, मतलब उसी फोर्ट विलियम्स की ट्रेजिडी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है। मतलब काफ़ी ब्रिटिशर्स का नुकसान वगैरह हुआ, काफ़ी जानें गई ब्रिटिशर्स की। तो उसके बाद ही 1957 में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई, सिराजुद्दौला 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिश की तरफ से जिन्होंने लीड किया वो थे रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। अब हुआ क्या, आपको पता है ब्रिटिशर्स थे चालाक, है ना, खुद तो लड़ते नहीं थे, और जैसे अगर वो हार रहे हों तो बीच में ही सुलह कर लेंगे, ट्रीटी कर लेंगे, और जीत रहे हों तब भी ट्रीटी कर लेंगे और धीरे धीरे आगे मूव करते रहेंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिराज का मिलिट्री कमांडर था मीर जाफ़र, उसको दिया लालच, बोला भाई तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। ये हो गया एकदम खुश और इसने दिया रॉबर्ट क्लाइव का साथ। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला की होती है हार और सिराजुद्दौला मैदान छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। अब मीर जाफ़र को बना दिया वो क्या बोलते हैं नवाब, ठीक है। उसके बाद जो इसके बीच की स्टोरी है वो ये है कि 1759 में 2 साल बाद एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ चिंसुआ। ये बैटल जो था वो डच चिंसुआ सुया ऐसा करके कुछ नाम है इसका, ठीक है। ये बैटल था, ये ब्रिटिश और डच के बीच में था, ठीक है। लेकिन ये जो मीर जाफर था इसने कहीं ना कहीं डच की हेल्प करी। तो अब भाई ब्रिटिशर्स गुस्सा आ गए एकदम कि भाई हमने ही बनाया और हम ही को पेल लाए, तो है ना। तो उन्होंने इसके जो दामाद था मीर कासिम उसको गद्दी दे दी, ट्रांसफ़र कर दिया भाई कि मीर कासिम तुम रहो, है ना। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हमने बना दिया मीर कासिम को तो मीर कासिम हमारी बात मानेगा। मीर कासिम बोलता भाई मैं तो हूँ नवाब, अब मैं नवाब हूँ तो मैं काय को तुम्हारे अंदर अंदर रहूँ, है ना, तो मुझे चाहिए इंडिपेंडेंसी। तो फिर होता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, बार बार 19 निकल जाता है भाई, ध्यान रखना इसको। 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो मीर कासिम का साथ दिया शाह आलम II ने जो उस समय मुगल रूलर था, और सिराजुद्दौला ने, ठीक है। इन तीनों ने मिलके बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, किसके खिलाफ, वर्सेस हेक्टर मुनरो। इस बार जो लीड किया वो मुनरो था, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की होती है जीत। अब ब्रिटिशर्स आपको पता है जीतने के बाद एक ट्रीटी होती है साइन 1765 में, इलाहाबाद ट्रीटी, और कहा जाता है कि यहीं से जो है उन्होंने अपनी रूट्स रख ली ब्रिटिश राज की, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से दीवानी राइट्स जो हैं वो ले लिए, मतलब जो टैक्स वैक्स रेवेन्यू वगैरह है उसका जो राइट है वो ले लिया।
अपने पास और इनको जो मिलिट्री राइट्स हैं वो दे दिए कि तुम बस भाई तुम संभालो, पैसे का काम हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है ना, तो उससे सीक्वेंस में आपको याद होने में आसानी रहेगी। ठीक है, और याद रखना कि क्या बोलते हैं, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने करवाई थी, हेक्टर मुनरो ने नहीं, हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट एज ऑफ 2022। ठीक है, अब देखो एयरपोर्ट पूछा है, देखो ना, लीस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट पूछा है, एयरपोर्ट पूछा है। अब आप देखो इनमें से आपको कोई ऑड लग रहा है तो आपको आंखों में लगेगा कि भाई मिजोरम ऑड है। क्यों? क्योंकि भाई मिजोरम है फॉरेस्ट एरिया, हिली एरिया, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या ही एयरपोर्ट बन जाएंगे, ढंग से रोड तो है नहीं, समझ रहे हो। आपने देखा होगा जब आप इस साइड जाते हो तो ऐसे अगर कोई हिल है तो ऐसे करके राउंड में घूमना पड़ता है ना, तो वहाँ पे एयरपोर्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है वहीं सबसे ज़्यादा सबसे कम एयरपोर्ट होंगे, ये तो क्लियर चीज़ है। तो ये भी हिंट दिया, तो यही आपको समझना है। जब आपको आंसर नहीं पता हो तो आपको तुक्का नहीं लगाना, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि दिमाग को थोड़ा सा मतलब कि ऑड वन आउट करने की सोचिए कि क्या भाई अलग लग रहा है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैक्सिमम एयरपोर्ट स्टेट कौन सा है। लीस्ट तो हमने देख लिया, मैक्सिमम कहाँ है तो वो आपको पता है यूपी में है। कितने हैं? 21 हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। सेकंड नंबर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सेकंड में कौन है। ठीक है, या तो ऑप्शन में अगर यूपी नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग while praising the amending process of the Indian Constitution said that this variety in the amending process is wise but it is rarely found। किसने कहा था ये? ग्रैनियल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग, केसी वियरे या एच.एम. शीरवाय। तो ये कहा था किसने? केसी वियरे ने, याद रखना है। इसने एक और टिप्पणी करी थी, इसने भारत के फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल बोला था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो ये बातें हैं ये पूछी जाती हैं। जैसे ग्रैनियल ऑस्टिन ने डीपीएसपी के बारे में क्या बोला? उसने बोला कि डीपीएसपी इज अ कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसने बोला। ठीक है, और इसने भारत के फेडरलिज्म को क्या बोला? इसने भारत के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला, ये चीज़ भी पूछता है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ पूछी गई थी जब मैंने पीवाईक्यू देखे, जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, उसने पूछा था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा? इंडिया के फेडरलिज्म को बार्गेनिंग किसने कहा? बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा? तो वो याद रखना है, वो कहा था मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, और ऐसी कमेंट्री जो है वो पूछता है प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल के बारे में कुछ कमेंट्री की गई है, आपको बताना है किसने की है। जैसे प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? और प्रियम्बल को कीनोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? ये पूछता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से याद होनी चाहिए कि आईडी कार्ड कहा था एन.ए. पालकी वाला ने। ठीक है, हॉरोस्कोप कहा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रखी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कीनोट कहा था अर्नेस्ट बेकर ने। ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपको नहीं, अगर आपको डाउट है तो एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ये पूछे गए हैं, ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे, तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन was awarded which of the following awards by the government of India in 2023? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जाकिर हुसैन जो है वो तबला प्लेयर है, तबले से रिलेटेड है। साथ साथ इनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये कौन से घराने से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे पंजाब घराने से।
ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ और पता चाहिए कि इनको 4 ग्रैमी मिल चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, 3 तो 2024 में मिले हैं। किस किस के लिए मिले हैं? द मोमेंट के लिए मिले हैं, पश्तो के लिए मिले हैं, और एस वी स्पीक के लिए मिले हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए? और ये पता होना चाहिए कि अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, पहले 2023 में देख लेते हैं। 2023 में इनको मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, पद्मश्री इनको मिला था 1988 में, याद कर लेंगे। पद्म भूषण मिला था 2002 में। ठीक है, और इनको एक और अवार्ड मिला है, वो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, वो कब मिला है? वो मिला है 1990 में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो भारत रत्न लिखा है वो इनको नहीं मिला है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और कौन से इंडियन हैं म्यूजिशियन जिनको 5 ग्रामी मिल चुके हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है पंडित रविशंकर। ठीक है, जाकिर हुसैन यंगेस्ट थे, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ हम तबला के कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। तबला के कंपोनेंट कौन कौन है? एक है उस्ताद अल्लाह रखा, इनका नाम तो आपको भूलना नहीं है। विक्रम घोष, निखिल घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, अनोखे लाल मिश्रा, ठीक है, और पंडित स्वपन चौधरी। ठीक है, और हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अनोखे लाल जो मिश्रा है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बनारस से बिलोंग करते हैं। और ये जो आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हैं ये भी बनारस से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना है। और साथ साथ ये भी रखना है कि ये ड्रम भी बजाते हैं। ठीक है, और ये रेसिपिएंट रह चुके हैं किस चीज़ के? रेसिपिएंट ऑफ ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड जो है ना, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, उसके ये रेसिपिएंट रह चुके हैं। और क्या? और ये याद रखना है कि निखिल घोष को भाई क्या बोलते हैं, पद्म भूषण कब मिला था? भूषण मिला है इनको 1990। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आगे पूछता है कि गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं किराना घराने से। ठीक है, किराना घराने के फाउंडर पता होना चाहिए। तो फाउंडर थे अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, ये पता होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ इनके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि और कौन कौन इस किराना घराने से बिलोंग करते हैं। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे तो हो गए, पंडित भीमसेन जोशी, मानिक वर्मा, और सवाई गंधर्व। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं मेवाती घराने से। तो मेवाती घराने के फाउंडर पता होने चाहिए, वो हैं गग्गे नज़ीर खान, गग्गे नज़ीर खान। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो कंपोनेंट्स हैं पंडित जसराज, मानीराम, संजीव अभ्यंकर, काला रामनाथ। काला रामनाथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ऑप्शन दे देता हूँ, वायलिन, रुद्रवीणा, वीणा। ठीक है, कौन सा बजाते हैं? फिर हैं तृप्ति मुखर्जी और रतन मोहन शर्मा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और हम बाकी दोनों घराना से के भी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं बचे हुए घराने जो हैं जयपुर। तो जयपुर घराने को बोलते हैं जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, नाम याद रखना है। जयपुर अतरौली घराने के जो फाउंडर हैं वो हैं अल्लादिया खान। अल्लादिया खान, ये आपको नाम याद रखना है। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन हैं? तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं केसरबाई केलकर, केलकर, ठीक है, मल्लिका अर्जुन मंसूर, मल्लिका अर्जुन मंसूर, और बंदे अली खान, बंदे अली खान, विद्याधर व्यास, विद्याधर व्यास, ठीक है, और एक हैं विद्या गौरी अडगर, विद्या गौरी अडकर, और एक और नाम याद कर लो, पंडित लक्ष्मण प्रसाद। ठीक है, अब बच गया जो हमारा लास्ट घराना ऑप्शन का था, वो है रामपुर। तो रामपुर घराने को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रामपुर शेजवान घराना, शेजवान घराना। इसके फाउंडर रहे उस्ताद इनायत खान, इनायत खान, और महबूब खान। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन हैं? जैसे गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है, उस्ताद राशिद खान, सादिक हुसैन, और निसार खान, उस्ताद निसार खान। तो ये 4 नाम आप याद कर लो। ठीक है, खान, सॉरी। बाकी फिर जब हम और घराने के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम और भी कंपोनेंट्स देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये 4 बस याद कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एथलीट वॉन द ज्यूरिच डायमंड लीग फाइनल 2022 इन सितंबर 2022। तो ये क्वेश्चन आप तभी भी कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि ज्यूरिच डायमंड लीग जो है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है। अगर इतना ही आपको पता है तब आप ये ऑप्शन कर जाओगे। तो ये एसोसिएटेड है जेवलिन से, और आपको पता है जेवलिन में तो एक ही नाम गूंज रहा है, वो है नीरज चोपड़ा का। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा ओलंपिक में? 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीता है। और किस में? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, पीटी उषा ने तो कोई मेडल नहीं जीता है उसमें ओलंपिक्स में, पर इनके बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? क्योंकि ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको पता है इन्होंने देश के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और इनको किस नाम से जानते हैं? पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, पयोली एक्सप्रेस। और इनका निकनेम एक और है एक्सप्रेस, वो है उड़न परी। तो ये पता होना चाहिए। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो 1917 ये सब मत देखो आप ये देखो ईयर कौन सा है। 1952, 1950, 1953, 1951। तो आपको पता है ईयर कौन सा था? 1952 में ही टेबल टेनिस वर्ल्ड कप भारत ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वही उसका आंसर हो जाएगा। कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। ठीक है, साथ साथ टेबल टेनिस से रिलेटेड आपको कुछ नाम याद होने चाहिए जिन्होंने इस साल ओलंपिक्स में भारत के लिए पार्टिसिपेट किया। वो हैं शरत कमल, ठीक है, मानिका बत्रा, और सत्यान ज्ञानेश करण, तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्पोर्ट्स पर्सनल किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। आगे आपको करना है मैच। कुछ हमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच करता है। अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है तब भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो जो आपको पता है। देखो, आपको डिफ्लेशन तो पता ही होगा। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी। सी का सेकंड कहाँ है? ये दोनों तो नहीं है, तो ये दोनों तो कहीं कैंसिल हो गए, ये दोनों बचे। अब आप देख लो, डेप्रिसिएशन भी आपको पता होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्लाइन इन दी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो बी का 1, सी का 2, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इतना आपको पता है। हम एक डायग्राम, मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ ये सारी टर्म्स को। मान लो ये लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आपका, आप जो हैं फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, आपका काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, या फिर उतना मतलब कि आप की लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, तो वो जो स्टेट है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। और याद रखना कि डिप्रेशन जो है वो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। अगर इन ठीक है, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। और फिर जब आप बैलेंस करते हो और उस लेवल ऑफ जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उस पे बेसिस, उस पे आपकी लाइफ बैलेंस जो है वो सही हो जाती है, तो उस पॉइंट्स को, उस लाइन को बोलते हैं रिफ्लेशन। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपको पता है, महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन तो आपको पता है क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन दी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ये इस मतलब कि चीज़ों के दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये क्या होता है? देखो, जो डिफ्लेशन होता है ये तो होता है इन्फ्लेशन का अपोजिट। मतलब इसमें जो है मार्केट की में चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। और डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है? रेट कम होना, इन्फ्लेशन के रेट कम होना, इन्फ्लेशन रेट कम होना, इसको बोलता है डिसइन्फ्लेशन। कहने का मतलब क्या है? आपको पता है इन्फ्लेशन जो है वो 5 तरह का होता है। अच्छा, मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको पता है इन्फ्लेशन जो है वो 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? वो होता है क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर, ठीक है। क्रीपिंग मतलब क्या है? अगर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है 3 से 4% बढ़ी है। वॉकिंग मतलब है 4 से 10% बढ़ी है। 10 से 20% बढ़ी है तो रनिंग है। और 20 से 100 के बीच में है तो गैलोपिंग है। और 100 से पार पहुंच गई तो वो है हाइपर। तो ये रेट होते हैं इन्फ्लेशन के। और इसी का उल्टा होता है डिसइन्फ्लेशन, जहाँ पर रेट घट रहे हैं। मान लो अगर आज की महंगाई 5% बढ़ गई है, फिर एकदम से कुछ टाइम बाद वो 3% हो जाए, तो मतलब 2% रेट घट गए, तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिवैल्यूएशन होता है ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब डॉलर्स के मुकाबले रुपया कितना कम हुआ है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। एक्सचेंज कंट्रोल होता है कि फॉरेन मतलब जैसे $1 की कीमत कितनी होती है? 85 रुपये चल रहा है शायद, मेरे ख्याल से। तो ये है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन पूछता है व्हेन हेलो एल्केन्स एंड एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल दे यील्ड विच रिएजेंट। तो ये आपको बताना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एक ही रिएजेंट से जुड़ा हुआ है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका नॉर्मल फार्मूला जो होता है वो होता है RMgx, जहाँ पे Mg तो मैग्नीशियम है, R है हमारा एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। और X होता है हैलोजन। तो इस तरह से ये हमारे इस फॉर्मूले के बेस पे जो बनते हैं मॉलिक्यूल्स वो होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये याद रखना है, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? वो रिएजेंट जो कि हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, किसकी? प्राइमरी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी एंड
टर्शियरी अमाइंस के बीच में जो डिफ्रेंशिएट कर दे उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स का दोनों का काम एक ही होता है, वो होता है डिटेक्ट करना कि कौन सा एल्डिहाइड है या नहीं है। ठीक है, फ़र्क क्या है दोनों में, डिफ्रेंशिएट क्या है? टॉलेंस रीजन में जब आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो वो एक सिल्वर मिरर फॉर्म कर देगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये चीज़ रखनी है। और वहीं फेलिंग्स रीजन जो है ये बेसिकली स्पेसिफिक होता है। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है, उस केस में हम फेलिंग्स का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट ऑफ फिशेस में? आपको पता है, ये हम 2-3 बार देख चुके हैं। वर्टिब्रेट कैटेगरी में के एनिमल किंगडम्स के अंदर नोटोकॉर्ड आता है। ठीक है, और उसके अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स में हम देख चुके हैं किसके कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कोल्ड ब्लडेड होता है, कौन हॉट ब्लडेड होता है ना। तो फिशेस के होते हैं 2, है ना। और एक चीज़ और याद रखनी है, फिशेस में होते हैं गिल्स और ह्यूमंस मैमल्स में होते हैं लंग्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 4 किसके होते हैं? 4 होते हैं एविस और मैमल्स के, पक्षी और मैमल्स के। ठीक है, और 3 होते हैं एम्फीबियंस के, एम्फीबियन और रेप्टाइल के भी होते हैं। सिर्फ एक अनुवाद है, एक एक्सेप्शन है। वो कौन है? वो है मिस्टर क्रोकोडाइल, क्रोको भैया, क्योंकि इनके 4 होते हैं। आपने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, तो आंसू के लिए तो एक्स्ट्रा चाहिए ना एक, वही चीज़ है। और एक और है जिनसे पूरा महिला समाज डरा हुआ है, एकदम भयंकर दिल तोड़ते हैं, वो है हमारे कॉकरोच, मिस्टर इंडिया। इनके होते हैं 13 चैम्बर, हैं, किसी को नहीं छोड़ते ये। मज़ा आया लेकिन भाई, करता कुछ नहीं है लेकिन मज़ा खौफ इतना बना रखा है भाई, इतना तो जितना उसका भी खौफ नहीं था, मुकाम्बो का वगैरह खुश खौफ नहीं था उतना इसका हो रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग in 2023, which among the following state has the lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor? ठीक है, lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor, हर सेक्टर में। तो अब इसका आंसर देखो इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर तो वही स्टेट होगा जहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं या फिर जिनके पास स्किल्स वगैरह नहीं है ना। तो वो कौन सा हो सकता है? तो हाईएस्ट तो हमारे पास पता है कि हमारे पास हाईएस्ट लिटरेसी किसकी है, केरला की है। तो भाई अगर उसकी हाईएस्ट लिटरेसी है तो लोवेस्ट उसका वो पॉपुलेशन होगी जहाँ जो मल्टी डायमेंशनली पुअर होगी। तो इस तरह से आपको रिलेट करके ये क्वेश्चन का आंसर करना था। ठीक है, और कितना लिटरेसी रेट है ये हम देख चुके हैं, तो ये आप मुझे बता दीजिए एक बार कि लिटरेसी रेट केरला का कितना है। ठीक है, आते हैं आगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस? योटा, कटल, रेडियन या डायोप्टर? आपको पता है रेडियन कहाँ यूज होता है? रेडियन सर्कल वगैरह जो होते हैं, डिग्री वगैरह, वहाँ पे नापने के लिए रेडियन यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर, आपने बहुत बार देखा होगा। अब लेंस से याद आया कि आप मुझे बता दो कि आई में लेंस कौन सा जो आई में लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है? साथ साथ आप लीस्ट डिस्टेंस बता दो, लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑफ डिस्टेंस विजन? कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं कि इतने पास से मोबाइल मत चलाओ, इतने पास से बुक मत देखो, है ना। तो मतलब कुछ डिस्टेंस होना चाहिए जिससे हमारी आंखों पे इफेक्ट ना पड़े। तो वो डिस्टेंस कितना होता है वो आप मुझे बता दीजिए। और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है 25 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको याद नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो यहाँ से आएगी लाइट, यहाँ से कुछ दिखेगा पिक्चर, तो ये एक जगह कन्वर्स कर देगा। ठीक है, ये चीज़। अब हम देख लेते हैं आई को। तो ये है हमारी आँख, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। इसमें ये जो आयरिस है, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्रैगम, मस्कुलर
उसको हम बोलते हैं आइरिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये जो प्यूपिल दिख रहे हैं ना, ये जो प्यूपिल दिख रहे हैं आप, इसको कंट्रोल करना, कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। ठीक है। अब अगर ये पीपल को कंट्रोल करता है, पीपल क्या करता है भाई? पीपल जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट जो है किस टाइम पे कितनी लाइट एंटर करेगी और कितनी आगे जाएगी, वो चीज़ कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों, आपने नोटिस किया होगा भाई कि जैसे आप मतलब धूप से, कड़ी धूप से आप एकदम घर के अंदर घुसो, है ना, तो एकदम से आंखें जो है चौंधिया जाती हैं। ठीक है, तो वो उसी की वजह से है, क्योंकि पीपल जो है उस समय एडजस्ट कर रहा होता है और आप तुरंत एंट्री मार जाते हो हीरो बन के एकदम। तो वही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम और देख लेते हैं, कॉर्निया देख लेते हैं। कॉर्निया आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन और सेल से मिलकर बनता है, प्रोटीन प्लस सेल। और जब आई डोनेशन होता है तो उसमें एक्चुअल में कॉर्निया ही डोनेट होता है। आई डोनेशन का मतलब ये नहीं कि आँख निकाल के पूरा एकदम गोला सा निकाल के दूसरी आँख में डाल दिया, वो नहीं, कॉर्निया रिप्लेस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ ये जो है, जो इसने पकड़ा हुआ है, इधर भी इधर भी, है ना, ये इनको बोलता है सिलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स। ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को रिसाइज करने में हेल्प करती हैं। फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको रिसाइज करने में उनका योगदान होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेटिना है। रेटिना बेसिकली क्या है? यहाँ से जो भी जाएगा तो ये जो स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे आप प्रोजेक्टर देखते हो तो प्रोजेक्टर स्क्रीन दिखता है, तो ये जो स्क्रीन है यही हमारी रेटिना है। ठीक है, ये चीज़ रखनी है। यहाँ पे इमेज बनती है, अगर इससे पहले या इसके पीछे बन रही है तब हमको कुछ डिसीज हो जाती हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, है ना, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस उसको बोलते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, बस बता रहा हूँ मैं आपको। ये है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या है? ये जो आपने यहाँ पे देखा आँखों ने, उसने तुरंत सिग्नल भेजे किसको? दिमाग को। दिमाग तो मेन सेंटर है ना, तो वो भेजने का काम किसका करता है? वो करता है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से दो बीमारी होती हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्राइकोमा और ग्लूकोमा। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये विट्रस है। विट्रस जेल होता है जो कि मतलब कि इस आँख में भरा होता है, जैसे साइटोप्लाज्म भरा होता है ना सेल में, वैसा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डीप में इसमें थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। आगे अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ द डैश परसेंटेज ऑफ FDI बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये तो है फैक्चुअल बात। इसका आंसर है 74%। 74%। याद रखना है कितनी कैटेगरीज में? 9 कैटेगरीज में। ये आपको याद रखना है। किसने किया? RBI ने किया। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये फैक्चुअल है, इसके रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, आते हैं आगे। आगे पूछता है 16 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के हमने कैसे याद किए थे रूलर्स, कैसे डायनेस्टी याद की थी? वो हमने की थी सख्त सा लौंडा। सख्त सा लौंडा, इससे हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव को ही मामलुक बोलते हैं, और इस मामलुक इसी को बोलते हैं इलबारी ट्राइब। ठीक, के से खिलजी, ती से तुगलक, एस से सैयद, और एल से लोधी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि ये तुगलक डायनेस्टी थी, इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे? कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है, थोड़ा सा, ठीक है, जब तुगलक यहाँ दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रहे थे तो साउथ में कौन था? कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है जिसको बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्र। ठीक है, या मैं थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर उसमें ट्रिब्यूटरी में बार बार कन्फ्यूज होता हूँ, बार बार मैं देखता हूँ फिर बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके ऊपर थे बाहमानी किंगडम,
और नीचे थे विजयनगर वाले। ठीक है, तो यही उसके समकालीन थे, यही विजयनगर लिख लेने दो पहले मुझे, यही उसके समकालीन थे और यही सेम टाइम पे रूल कर रहे थे, ऐसे समझो आप। ठीक है, बहमानी जो है वो आया था 1347 से 1505 में। 1505 में आपको पता है ये 5 हिस्सों में बढ़ गया था। ठीक है, और 1565 में क्या हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, और ये विजयनगर पर 1336 और 1565 तक बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। ठीक है, उसका मुझे ईयर 65 ही था, लेकिन आगे थोड़ा सा बस हो गया मैं कंफ्यूज। ठीक है, तो लास्ट कौन था? लोधी था। तो लोधी में यहाँ पे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तो सिकंदर तो पहले था, उस सबसे लास्ट हमारा इब्राहिम लोधी। तो हम एक बार देख लेते हैं लोधी किंगडम के बारे में, अब की बार हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं जो जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लोधी किंगडम का फाउंडर था बहलोल लोधी। ठीक है, ये थे हमारे फाउंडर। ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये अफगानी सरदार था भाई। ठीक है, ये चीज़, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता। इसके बाद जो प्रोमिनेंट था वो था सिकंदर लोधी, प्रोमिनेंट रूलर, इसके बारे में बहुत पूछता भाई। और फिर सबसे लास्ट वाला तो आपको पता ही है, इब्राहिम लोधी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं, बस एक चीज़ डालनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले सिकंदर लोधी के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि सिकंदर लोधी था कवि, पोएट, और ये अपनी कविताएं एक पेन नेम से लिखता था। वो पेन नेम क्या है? वो पेन नेम है गुलरुखी, गुलरुखी के नाम से लिखता था। सेकंड, ये पूछता है कि सिकंदर लोधी ने ही कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से आगरा, तो किसने शिफ्ट की थी? सिकंदर लोधी ने करी थी। ठीक है, और इसने क्या क्या बनाया था? बिल्ड, ये बहुत पूछता है। देखो, पहली बात तो आगरा इसने बना दी। ठीक है, दूसरी बात, इसने एक मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट करी, जैसे मीटर किलोमीटर आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे इसने बनाई गज ए सिकंदरी, ये याद रहना चाहिए। साथ में इसने बनाया मौत का मस्जिद, मौत की मस्जिद। ठीक है, अब पूछता क्या है, क्वेश्चन आता है कि कौन डबल डोम स्ट्रक्चर, डबल डोम आर्किटेक्चर किस दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के दौरान बना था? तो वो है सिकंदर लोधी, क्योंकि ये मौत की मस्जिद जो है वही है हमारा डबल डोम स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है, लेकिन एक बार आप गूगल पे इसकी फ़ोटो चेक कर लीजिए, ये डबल डोम स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बना था सिकंदर लोधी के दौरान, ये याद रखना है, और ये दिल्ली में है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक मैंने क्वेश्चन देखा था, उससे उसमें इसने क्वेश्चन ने वज़ीर पूछ लिया था कि सिकंदर लोधी का वज़ीर कौन था, तो वो थे मियाँ भूयाँ, मियाँ भूयाँ। ठीक है, ये नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता भाई, ऐसे ही बोल पाता हूँ मैं। ठीक है, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहें वैसे कर लें। और एक, हाँ, और ये पूछा था कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो कि दाढ़ी नहीं रखता था, तो वही बंदा है, यही बंदा है भाई, वो जो दाढ़ी नहीं रखता था, सिकंदर लोधी भाई साहब। ठीक है, और इब्राहिम लोधी वर्मा से यही कि इनको इनके भाई ने धोखा दिया, बाबर के साथ मिल गए। ठीक है, और फिर ये हुआ 1526 बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में सब जानते हैं, बाबर ने इनको पछेड़ दिया। ठीक है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत का हो जाता है अंत, और मुग़ल सल्तनत जो है, मुग़ल एम्पायर जो है वो हो जाता है शुरू। बाद में इनके भाई भी पहले गए, वो बात अलग है। ठीक है, कि कुछ मुग़ल वाले जो हैं वो छोड़ते किसी को नहीं है। आपने आपने थ्रू आउट द हिस्ट्री देखी है, कमांडर ने उसके राजा मालिक को मार दिया या बेटे ने पिता को मार दिया, बस यही चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतना सा आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स एंड ट्रॉफीज इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट? इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट हटा दो, सिर्फ ये बता दो कि भाई क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी नहीं आती है। दिलीप ट्रॉफी, डूरन कप, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो आपको पता है ये डूरन कप जो है यही नहीं आता है, क्योंकि ये जो है ये फुटबॉल का है। ठीक है, और फुटबॉल के यहाँ पे हम और डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन से कप हैं, तो संतोष ट्रॉफी उसमें आ जाएगा। ठीक है,
अल्बेनियन कप हो गया, अल्बेनियन कप। कोपा अर्जेंटीना तो आपको पता ही होगा। मर्डेका कप हो गया, ठीक है। रॉबर्ट्स हो गया, सुब्रोतो हो गया, ठीक है। और थोड़ा स्पोर्ट्स का देख लेते हैं, एक हॉकी का देख लेते हैं, हॉकी के भी बहुत पूछता है। तो हॉकी का आगा खान हो गया, खान। एमसीसी ट्रॉफी हो गई, ठीक है। और मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया, मुरुगप्पा, मैं इतना लिख देता हूँ, आप आगे समझ जाना, गोल्ड कप। फिर नेहरू कप भी यहीं का है, नेहरू बोट रेस अलग है, याद रखना। और रंगास्वामी भी यहीं का है, रंगास्वामी कप, ठीक है। थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं, और डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि बैडमिंटन देख लेते हैं और टेनिस देख लेते हैं, दो चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में ये दोनों मतलब पूछता है, ठीक है। देखा है, कई बार आया भी है, ठीक है। बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। एक तो है, आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है वो वो भी बैडमिंटन का है। नारंग पूछता है, नारंग भी इसी का है। और थॉमस और उबेर, थॉमस और उबेर में ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, जो उबेर है वो वुमेन का है, वुमेन बैडमिंटन का कप है, और थॉमस मैन का है, ठीक है। और फिर टेनिस का देख लेते हैं। टेनिस में तो ज़्यादा मत याद करो, एक ग्रैंड प्रिक्स याद कर लो, ग्रैंड प्रिक्स तो आपको याद हो जाना चाहिए। और डेविस कप याद कर लो, डेविस कप। हांट कप भी याद कर लो, ये भी कप पूछ सकता है। अच्छा हाँ, एक कप जो है वो बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, वो है बुर्दवान कप, बुर्दवान कप। ये आप मुझे बता दो किससे एसोसिएटेड है। ये बार बार पूछा है, 3-4 बार मैंने इसका क्वेश्चन देखा है पीवाईक्यूज़ में। तो ये एसोसिएटेड है वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले स्टॉप पे। अगला स्टॉप है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड अकर। नीप टाइड कब अकर होती है? आपको पता है टाइड दो तरह की होती है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ठीक है। तो नीप टाइड के बारे में हमको बताना है। आज जो हम सिर्फ देखेंगे क्या होती है ना। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम टाइड्स की बात करेंगे, तो हम टाइड्स और वेव्स की बात करेंगे, तो हम पूरा डीप में देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है, व्हेन द अर्थ मून एंड सन लाइंड अप इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन द सन एंड मून आर ऑन द अपोजिट साइड्स, व्हेन देयर इज सो मच इंटरफेरेंस बाय द कॉन्टिनेंट, व्हेन द सन एंड मून आर एट द राइट एंगल, ठीक है। तो जब सन अर्थ और मून जो है एक लाइन में होते हैं, तो इस पोजीशन को बोलते हैं सिजगी, सिजगी, ठीक है पोजीशन। और इससे होता है स्प्रिंग टाइड, जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और दो केस बनते हैं, आपको याद रखना है कि जो नीप टाइड है उसके भी दो केस बनते हैं, स्प्रिंग टाइड के भी दो केस बनते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, जब वो 90 डिग्री एंगल आपस में बनाते हैं, तब हमारी नीप टाइड जो है वो अकर होती है, ठीक है। थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं दो केस कौन कौन से हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ आप देखो, कलर मैं लाल ले लेता हूँ, लाल में मज़ा है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड के केस में, स्प्रिंग टाइड के केस में आप ये देखो, जैसे ये चक्कर लगा रहा है मून, ठीक है, अर्थ के। तो एक बार मून यहाँ आएगा, जब अर्थ मून और सन हो जाएंगे तब भी एक लाइन में आ रहा है ना। और एक बार मून जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो मून, अर्थ और सन, ये भी स्ट्रेट लाइन में है ना। तो दो केस बनते हैं स्प्रिंग टाइड के, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेम चीज़ जो है सन के दो केस बनते हैं, है ना। ऐसे देखो, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया मून, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाया इसने। सिमिलरली मून यहाँ पे आ गया, तब भी उसने 90 डिग्री एंगल बनाया। तो इस तरह दो केस बनते हैं नीप टाइड के भी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैंने बता दिया ये कौन सी पोजीशन बोलते हैं इसको, सिजगी, सिजगी, ठीक है। ये चीज़ भी पूछी गई है, ओके। अगली बार हम देख लेंगे कि टाइड्स कैसे अकर होती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, कोरियोलिस, ग्रेविटेशनल, किसकी कहाँ से फोर्स लगती है, ठीक है, क्या सन की क्या मून की फोर्स लगती है, सब हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी के लिए बस अपने याद करो कि स्प्रिंग टाइड कब होती है और नीप टाइड कब अकर होती है, क्लियर। चलते हैं आगे। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। किस डांस से एसोसिएटेड हैं ये मैम, ठीक है। और उस छऊ डांस, छपेली, यक्षगान,
या फिर हुतारी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाम कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, आपको नाम साउथ का लग रहा है, तो छऊ आपको पता है कि उड़ीसा साइड का डांस है, तो वहाँ का तो ये हो नहीं सकता। क्लियर। छपेली जो हुतारी और यक्षगान है वो दोनों जो एक ही स्टेट के हैं, कौन सा स्टेट है, वो है कर्नाटका, वहाँ के डांस हैं ये। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने आपको हिंट दे दी है, आप यही बता दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान की कंपोनेंट हैं ये मैम। ठीक है, और इनके बारे में एक चीज़ और बतानी चाहिए कि इनको पद्मश्री मिल रखा है। कब मिला है? 2012 में। ठीक है, और ये है कर्नाटका डांस। तो कर्नाटका के थोड़े से हम और चर्चा कर लेते हैं। तो वो जैसे बोलक हो गया, ठीक है, भूत आराधने हो गया, भूत आराधने, ठीक है, नाग मंडली हो गया, नाग मंडली भी कर्नाटका का है। ठीक है, वीर गासे हो गया, वीर गासे, डोलू कुनीता, कुनीता, करगा, ये हुत्तारी डांस भी यहीं का है, हुत्तारी कर्नाटका का ही है। ठीक है, सुग्गी करके एक डांस है, वो भी यहीं का है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कर्नाटका के बारे में कौन कौन से डांस होते हैं। ठीक है, फिर हम जब डांस का देखेंगे तो एक बार मैं आपको सारे डांस, सारे स्टेट के जो फेमस फेमस डांस हैं जो बार बार पूछे गए हैं वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अभी के लिए इतना याद है। द आइडियल्स ऑफ विच थ्री गॉड आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथपुरी। अभी 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 रिसेंटली जगन्नाथ यात्रा हुई है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और आंसर भी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, जगन्नाथ टेम्पल भाई। तो भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र के आइडल्स स्थापित होते हैं वहाँ पे। और पता होना चाहिए कि इनके जो आइडल्स हैं वो वुड से बने होते हैं। ठीक है, और उनका हर 12-19 साल में उनको रिप्लेस किया जाता है वुड से, वुड के दूसरे आइडल से। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नब कालेबरा, नब कालेबरा, कालेबरा प्रोसेस। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये प्रोसेस का नाम। ठीक, आते हैं 21 पे। 21 पूछता है कि एना चैंडी द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सर्व एज अ जज एट अ हाई कोर्ट। तो किस राज्य का वो हाई कोर्ट था। ठीक है, जैसे एना चैंडी थी वैसे ही एक वुमन और थी जो कि फर्स्ट वुमन बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन था, नाम बता देंगे आप मुझे। ठीक है, एक है फर्स्ट इंडियन सीजीआई, वुमन सीजीआई, वुमेन सीजीआई, वो कौन थी वो भी मुझे आप बता देंगे। ठीक है, ये पूछता है। तो ये इसका एना चैंडी जो बनी थी वो थी केरला की हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन थी, ये याद रखना है। हाई कोर्ट की जज बनी थी जो जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो थी फातिमा बीवी, फातिमा बीवी, ये पता होना चाहिए। और फर्स्ट इंडियन सीजीआई जो थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बनी थी बीवी नागरत्न, नागरत्न। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, वो हैं 25 टोटल हाई कोर्ट अभी तक। कितने याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था। ठीक है, फिर पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, ऑप्शन दे देता हूँ, 2, 3, 4, 5, जितने आप जोड़ लो, 6, 7। ठीक है, आप मुझे बता दो कि इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है 22, पूछता है एस इन जुलाई 2021 द निपुण भारत स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो पहली बात तो याद रखनी है कि निपुण भारत स्कीम जो है वो 2021 में आई थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अगर आपको निपुण का फुल फॉर्म भी पता है तब भी आपको ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी, अब इतना बोलने पे ही आपको आंसर पता होगा, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर, तो ये चीज़ आप
को हल्का सा भी पता होता तब भी आप हिंट ले जाते। कभी कभी क्या है, जो स्कीम है वो खुद उसी प्रकार बनती है ना भाई, कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है उसी के अकॉर्डिंग बनती है स्कीम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर किसानों के लिए तो किसान तो वो शब्द आएगा ही आएगा वो स्कीम में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट्स एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल होते हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। ठीक है, सिर्फ देख लेते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आप याद करो। उसको याद करने की ट्रिक है, प्रेम ट्रैक पे चलना है। सो कम ऑन इन वैन, वैन लेके आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये ट्रिक है। आर्टिकल बता देता हूँ मैं आपको। 52 से स्टार्ट है प्रेसिडेंट का, ये चीज़ रखनी है। 53 ये है, 54 सीक्वेंस में ये है, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा अगर याद करोगे तो। 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। तो पीआर से प्रेसिडेंट, पहला आर्टिकल आपको पता है, प्रेसिडेंट जो जो जिसके बारे में होता है उसी की डेफिनेशन लिखी होती है। तो शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 52। 53 में ई फॉर एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब जो अपॉइंटमेंट वगैरह है, किसकी अपॉइंटमेंट करेगा, जो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है, मतलब कि प्रेसिडेंट किसकी अपॉइंटमेंट करेगा वो दे रखा है यहाँ पर 53। 54 में देखा है ई फॉर इलेक्शन, और एम फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन, ये 55 में दे रखा है। ठीक, 56 में दे रखा है टर्म, कितने साल। 57 में री इलेक्शन, किसमें? 57 में री इलेक्शन, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। 58 में क्यू फॉर क्वालिफिकेशन। 59 में कंडीशन ऑफ ऑफिस, कि भाई वो हाउस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, ये पता होना चाहिए आपको। इंडियन सिटीजन होना चाहिए ये सब। ओ से ऑथ, आई से इम्पीचमेंट, और वी से वैकेंसी। ठीक, इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ में 2 आर्टिकल और पता होनी चाहिए। कौन कौन से? एक है आर्टिकल नंबर 72 और एक है आर्टिकल नंबर 123। अब इनमें क्या है? 72 बोलता है प्रेसिडेंट की पार्डन पावर की, किसी की सज़ा जो है प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकता है, पार्डन कर सकता है। ठीक है, और 123 में बोल सकता है ऑर्डिनेंस, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और कितने टाइम तक वो ऑर्डिनेंस रहती है, कितने टाइम बाद जो है प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट के साथ डिस्कशन होती है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी लीड द पेजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो कल्टिवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया था जो इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ था, जिसमें उन्हें राजीव शुक्ला ने निमंत्रण दिया था। कौन सा था वो था हमारा बिहार, चंपारण। ठीक है, 1817 में। थोड़ा सा हम यहाँ पे गांधी जी का जो है पूरा मैप देख लेते हैं एक बार, कि किस तरह से गांधी जी आए गए। तो गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1950 में इंडिया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इसलिए 9 तारीख को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, इसे पता होना चाहिए। और फिर उसी साल मई में उन्होंने एक आश्रम खोला कोचराब में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहला पब्लिक अपीयरेंस 1916 में आया, कहाँ पे? बीएचयू में। ये पूछा गया है, ध्यान रखना है। और 1915 से लेकर 1917 तक गांधी जी को उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले सर, उन्होंने बोला कि आप एक बार पहले भ्रमण कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको गांधी जी के बारे में सबको पता था कि साउथ अफ्रीका में जो उनके कारनामे थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। बोर वॉर्स के टाइम पे उनको उपाधि भी मिली थी।
है ना। तो पता तो सबको था, तो इसलिए उनके पॉलिटिकल गुरु ने उनको एक बार बोला कि आप भ्रमण कर लो इंडिया का, एक बार देख लो कि सिचुएशन कैसी है, क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो 2 साल उन्होंने लिया टाइम। फिर 1917 में गांधी जी शुरू हुए, फिर वो थमे नहीं। तो 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, राजू शुक्ला ने उनको बुलाया। 1918 में 2 हुए, एक खेड़ा सत्याग्रह और एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दोनों गुजरात में पड़ते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो मिल वर्कर्स थे उनके लिए जो बोनस बढ़ाने की मांग चल रही थी उसके खिलाफ था ये, मतलब वो चाह रहे थे बोनस बढ़े लेकिन वो बढ़ा नहीं रहा था, उसके खिलाफ था, ठीक है। और उसमें जो मिल वर्कर की जो बेटी थी, ओनर की बेटी अनुसुईया साराभाई, उन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण दिया था। और 1920 में जो है फाउंडेशन नींव रखी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की। और क्या बोलते हैं मतलब कि ये इनके पक्ष में गया, मतलब ये सक्सेसफुल रही दोनों जो सत्याग्रह थे, ठीक है। और 19 से 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी जी ने, ये आपको पता होना चाहिए। 1924 में गांधी जी ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र सेशन प्रेसाइड किया था बेलगांव का, ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया, ठीक है। कितने डेलीगेट के साथ? 78 डेलीगेट के साथ। साबरमती से कहाँ था, डांडी तक 240 माइल्स है, ठीक है, माइल्स डिस्टेंस है। और 12 मार्च से 4 अप्रैल तक, ये पता होना चाहिए आपको। चलाइए। और ये पहला मूवमेंट था जो कि मतलब बहुत तगड़ा मूवमेंट था, जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन साफ साफ दिखा, ठीक है, ये चीज़ आपको रहना है। और उसके चलते ही मई में ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, यरवदा जो जेल पुणे में रखा गया। उसके बाद 1931 में वो यादव जी गार्विन इरविन पैक्ट हुआ था, ये चीज़ भी है। और गार्विन ने गांधी जी ने कुछ मांगे रखी, कुछ इरविन ने मांगे रखी। गांधी जी इरविन की मांगे ये थी कि आप ये जो मूवमेंट आपने चलाया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कोई भी आईएनसी का सदस्य वगैरह कोई पार्टिसिपेट नहीं करा, उसमें उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1930 में हुई थी एक, जिसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी भी नहीं गए थे। 1931 में सेकंड हुई थी, जिसमें गांधी जी ने अटेंड किया था आईएनसी की तरफ से, ठीक है। और थर्ड हुई थी 1932 में। एकमात्र बंदा जो था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि 1932 में जो मैकडोनल्ड रैमसे था वो डिप्रेस क्लासेस के लिए लेके आया था कम्युनल अवार्ड, जिसके लिए गांधी जी इसके खिलाफ थे, तो वो फास्ट एंड टू डेथ में चले गए, ठीक है। और फिर मतलब कि खलबली मच गई। तो 1932 में जो है पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी तो जेल में थे, तो उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ का एस्टैब्लिशमेंट किया। 42 में आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर तो आपको पता है शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945 में, ये भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो गांधी जी ने अटेंड की थी, ठीक है। और 1947 में तो आपको पता है कि हमने मार दिया चौका, हमें मिल गई आज़ादी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 30 जनवरी 1948, जिसमें नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया था, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। आ जाते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। उससे पहले हम थोड़ा वैदिक एज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वैदिक एज के बारे में आपको पता है, वैदिक एज जो है वो है बेसिकली 1500 से 600 BC का जो टाइम पीरियड है। और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है 1500 से 1000 BC, और एक है 1000 BC से 600 BC, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक और इसको बोलते हैं लेटर वैदिक, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हमें वैदिक एज के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो 2 इंस्क्रिप्शन हुए जिनको बोलते हैं बुगासकाई इंस्क्रिप्शन जो टर्की का है, और ज़ेंदा अवेस्ता जो ईरान का है। इससे हमें वैदिक एज के बारे में जानने को मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्ली वैदिक जो टाइम पीरियड था उसमें कम्युनिटी कैसी होती थी। तो याद रखना है, उसमें कम्युनिटी थी पेस्टोरल, चरवाहे थे, ठीक है। बाद में ये लेटर वैदिक में
एग्रीकल्चरल में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि वैदिक एज में ही वेद बने, जिनको अपोर्षेय कहा गया, मतलब गिफ्टेड बाय गॉड कहा गया। और एक चीज़ जो है मेन डिफरेंस अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में ये है कि अर्ली वैदिक में वुमेन को इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, मतलब ये वो जो सभा वगैरह होती थी उसमें वुमेन का जाना ठीक ठाक था कि मतलब जा सकती थी। लेटर वैदिक में वो मना कर दिया था, सिर्फ आदमी लोग ही सभा वगैरह में जाते थे। ठीक है, अब वैदिक लाइफ के में जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, जो आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ है, सबसे पहला स्टेज है वो है ब्रह्मचर्य। इसके बारे में आपको पता होगा, आजकल जो है बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है ये। ठीक है, और ये होता है मतलब कि टिल एज 25, बहुत बच्चे जो है इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है गृहस्थ। ठीक है, 25 से 50 एज। थर्ड आपका आता है, वो आता है वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान करो तो वानप्रस्थ, 50+ एज। और लास्ट जो स्टेज है वो है आपकी संन्यास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वैदिक एज थी इसमें जो है ना मतलब कि कुछ टर्म्स यूज़ की जाती थी, जैसे कि किंग को बोलते थे राजन, जो चीफ प्रीस्ट होता था उसको बोलते थे पुरोहित, जो आर्मी चीफ होता था उसको बोलते थे सेनानी, जो ट्रेजरर होता था उसको बोलते थे समगृत्री, और विलेज हेड को बोलते थे ग्रामिणी, और विलेज को बोलते थे ग्राम। ठीक है, संगम एज में नाडू बोलते थे। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इतनी पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, और आशा है कि आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को भी ऐड कर दूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।